Good morning, students. Today's topic is concentration. Today's topic is concentration. Concentration. तो concentration बताने से पहले आपका जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more substance. Homogeneous mixture of two or more substance is called solution. Homogeneous mixture of two or more substance is called solution. अब इस solution में क्या होता है? solute प्लस solvent क्या बन के आएगा? solution. solute और solvent मिलकर क्या बनाते हैं? solution. तो इस कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। तो मेन टर्म्स है आपका कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को शुरू करते हैं। फिर कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट The amount of solute is dissolved. The amount of solute is dissolved in 1 liter volume of solution. The amount of solute dissolved in 1 liter volume of solution, और या फिर कह सकते हैं और in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent is called concentration. ठीक है। तो the amount of solute dissolved in 1 liter volume of solution या फिर in 1 kilogram of solvent is called solution concentration. तो आपने देखा इस concentration टर्म में solution, solute और solvent के बारे में अभी हमने आपको बताया था। solute, solution और solvent के बारे में पढ़ना है। तो अब इस concentration टर्म को जो है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। concentration टर्म को दो पार्ट में। इसकी दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी कंसंट्रेशन की वो टर्म्स जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वो होती टेम्परेचर डिपेंडेंट, और कंसंट्रेशन की वो टर्म जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? फर्स्ट टर्म है इसकी परसेंटेज, वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम, परसेंटेज, मॉस ऑब्लिक वॉल्यूम। नंबर थर्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं। नंबर फोर्थ नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एम से। फिफ्थ में फॉर्मेलिटी, इसको एफ से लिखते हैं। और नंबर सिक्स पीपीएम। पीपीएम को दो पार्ट में पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम और मॉस ऑब्लिक वॉल्यूम।
तो ये हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंस की टर्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की टर्म कौन सी है? इसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका परसेंटेज मॉस ऑब्लिक मॉस, सेकेंड ppm मॉस ऑब्लिक मॉस, थर्ड आ रहा है आपका मोलैरिटी, स्मॉल m से लिखते हैं, और फोर्थ नंबर आता है मोल फ्रैक्शन, इसको x से लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये दो टर्म्स हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हम ये कह रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी वो टर्म्स जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी अगर इसमें देखें आपने सब में वॉल्यूम का यूज किया गया है, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम का यूज किया जाएगा, सब में वॉल्यूम का यूज किया जाएगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर वॉल्यूम भी इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन भी इफेक्टेड होगी। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इनमें सब में हमने मास का यूज किया है, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कारण कंसंट्रेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब यानी ये है आपका, इधर का है वॉल्यूम और इधर है आपका मास, ठीक है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट, आपको ये यूनिट दी हुई है और आपको निकालना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की टर्म्स, तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को आपको मास में चेंज करना होगा। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की। क्या जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी, जिससे इस टर्म से इस टर्म में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या फार्मूला रहेगा, यानी वॉल्यूम को आपको चेंज करना होगा किसमें, मास में। तो मास को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या फार्मूला रहेंगे, मास इक्वल टू v इंटू डी, इस फार्मूले से, ठीक। तो ये टर्म्स हो गई आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट की और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। अब हम एक एक टॉपिक लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए पहला परसेंटेज वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम, फर्स्ट नंबर है परसेंटेज वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम। क्या फार्मूला बन जाएगा इसका, हाँ एक चीज इसमें और हम बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम लिखा हुआ है यानी आपका सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, तो ऊपर क्या है वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये हो गया वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम। फिर आता है परसेंटेज मॉस ऑब्लिक वॉल्यूम, तो सेकंड नंबर है परसेंटेज मॉस ऑब्लिक वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला, अब आ गया मास, तो क्या हो जाएगा, मास एब्सोल्यूट, मास एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो ये हो गया आपके वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम और मास ऑब्लिक वॉल्यूम। अब आता है आपका मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी, तो थर्ड नंबर है मोलैरिटी। क्या डिफिनीशन बनेगी मोलैरिटी की, इसको कैपिटल M से लिखते हैं, मोलैरिटी की डिफिनीशन क्या बनेगी मोलैरिटी की, इट इज द number of mole of solute, it is the number of mole of solute is dissolved in 1 liter volume of solution is called मोलैरिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में
सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व में है वो होता है आपका मोलैरिटी। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा इसका मोलैरिटी का? मोलैरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या हो जाएगा स्मॉल n इक्वल टू W अपॉन m नॉट। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख सकते हैं W अपॉन, W क्या हो गया मास, मोलर मास हो गया m नॉट। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में m इक्वल टू W अपॉन m नॉट इंटू VL, VL यानी वॉल्यूम लीटर में। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। अब आता है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बताने से पहले आपको हम एक और टर्म्स यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसको लिखते हैं कैपिटल S से। क्या होगी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन? जो अभी आपने पढ़ा था मोलैरिटी की डेफिनेशन, तो क्या पढ़ा था आपने? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। तो हो जाएगा इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of mass of solute, it is the number of mass of solute is dissolved, it is the number of mass of solute is dissolved in 1 liter volume of solution, it is the number of mass of solute dissolved in 1 liter volume of solution। 1 लीटर वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट जो है, कितना अमाउंट जो है इसमें डिसॉल्व किया गया है, वो होती है स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को लिखते हैं कैपिटल S से। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अब क्या फार्मूला बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? S इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यानी W, वॉल्यूम हो गया V लीटर में यानी VL। S इक्वल टू W अपॉन VL। ठीक है, अब इस स्ट्रेंथ को हम मोलैरिटी से मैच कराते हैं। मोलैरिटी का भी आपने फार्मूला लिखा था M इक्वल टू W अपॉन M नॉट इंटू VL। तो W अपॉन VL इसमें भी है और W अपॉन VL ये है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा मोलैरिटी का? M इक्वल टू S अपॉन M नॉट। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू M नॉट। ये हो गया स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नॉर्मेलिटी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको लिखते हैं कैपिटल N से। ठीक है, आपको हमने मोलैरिटी बताया, मोलैरिटी के बाद स्ट्रेंथ बताया, अब आता है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी में क्या लिया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, तो क्या हो जाएगा? इट इज द नंबर ऑफ
gram equivalent, it is the number of gram equivalent of solute in 1 liter volume of solution. It is the number of gram equivalent of solute in 1 liter volume of solution is called normality. ठीक है, तो इसको आप नॉर्मलिटी को लिखते हैं कैपिटल एन से। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, शॉर्ट फार्मूला इसका लिख रहे हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू W अपॉन E VL, N इक्वल टू W अपॉन E VL। V क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, E क्या है, इक्विवेलेंट मास, E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास। अब इस फार्मूले को भी हम स्ट्रेंथ से अगर मैच कराते हैं तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या था, S इक्वल टू W अपॉन VL। तो अब इसको अगर मैच कराते हैं तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन E। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू N इंटू E। ये हो गया स्ट्रेंथ का फार्मूला। ठीक है, तो मोलैरिटी का भी आपने फार्मूला पढ़ा था, एक इस फार्मूला भी आपने पढ़ा था, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन S इक्वल टू M इंटू एम नॉट। ठीक है, एक ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने स्ट्रेंथ की और मोलैरिटी में रिलेशन। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर लेते हैं, दोनों स्ट्रेंथ में है, तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में अगर रिलेशन निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा, स्ट्रेंथ दोनों क्या हो जाएगा, N इंटू E इक्वल टू M इंटू एम नॉट। तो मोलैरिटी को इधर ले लेते हैं, नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू एम नॉट, यानी मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यानी ये रिलेशन हो गया नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप नॉर्मलिटी से मोलैरिटी और मोलैरिटी से नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी देखिए 5th नंबर, फॉर्मेलिटी को लिखते हैं कैपिटल F से। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी, ऐसे फॉर्मेलिटी का यूज कहाँ पे करते हैं, आयनिक, वो मैक्सिमम जो है आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी का यूज किया जाता है और इसमें फार्मूला मास का यूज किया जाता है। यहाँ पे मोलैरिटी में आपने मोलर मास का यूज किया, लेकिन यहाँ पे फार्मूला मास का यूज किया जाता है। देखिए क्या है यहाँ पे, पहले डिफिनीशन आपको बताते हैं फॉर्मेलिटी की। क्या डिफिनीशन होगी, इट इज द नंबर और इट इज द नंबर ऑफ formole, it is the number of formole of solute, it is the number of formole of solute is dissolved in 1 liter volume of solution, volume of solution in liter is called formality। ठीक, तो ये हो गई फॉर्मेलिटी की डिफिनेशन। अब यहाँ पे आपने क्या यूज किया, फार्मूल ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में क्या यूज कर रहे थे, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आया फार्मूल ऑफ सॉल्यूट। तो पहले तो फार्मूला लिखते हैं इसका फॉर्मेलिटी का, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ formole of solute, number of formole of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, अब यहां पे आ गया फार्मूल। फार्मूल क्या है, फार्मूल को आप लिख सकते हो
एफ एन, स्मॉल एफ एन। आपने मोल पढ़ा हुआ है, एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन एम नॉट, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। तो फार्मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मोल एफ एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एफ एम। एफ एम क्या हो गया, फार्मूला मास। यहाँ पे एम नॉट क्या है, मोलर मास, यहाँ पे एफ एम क्या हो गया, फार्मूला मास। यहाँ पे फार्मूला मास को जो है आप लिख सकते हो एफ एम इक्वल टू कैपिटल एम ओबी। ओबी का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व किया हुआ मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, फार्मूला मास। तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ एम। फार्मूला एफ एम यानी फार्मूल इक्वल टू W अपॉन एफ एम। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू W अपॉन एफ एम इंटू वॉल्यूम इन सोल्यूशन लीटर में यानी VL। तो ये हो गया फॉर्मेलिटी का फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बता रहा है ppm, ये हम बाद में बताएंगे। पहले आपको हम मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में रिलेशन बताते हैं, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में रिलेशन बताएंगे। तो देखते हैं फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। फॉर्मेलिटी रिलेशन, रिलेशन इन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन रहेगा, तो पहले अभी आपको हमने फार्मूला लिखाया था फॉर्मेलिटी का, F इक्वल टू W अपॉन एफ एम इंटू VL। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। अभी और एफ एम इक्वल टू भी क्या बताया था, एफ एम इक्वल टू होता है एफ एम ओ बी, एम ओ बी यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, NaCl। NaCl का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो क्या होगा, Na होगा 23, Cl 35.5, आपका आ गया 58.5। ये 58.5 आ गया आपका, ये आपका फिक्स है, ये होता ही है। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। यानी जो एम नॉट यूज करते हो, यानी ये मॉलिक्यूलर मास है, इसको आप एमटी भी लिख सकते हो, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब ये तो हो गया आपका इक्वेशन 1। ऐसे ही मोलैरिटी का फार्मूला आपने क्या लिखा था, मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन एम नॉट इंटू VL। ठीक है, और एम नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, MT। M इक्वल टू W अपॉन MT इंटू VL, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी कर देते हैं। फॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ एम इंटू VL, और ये पलट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, MT इंटू VL अपॉन W। ठीक है, तो ये W कैंसिल हो जाएगा, VL और VL कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, F अपॉन M यानी फॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास MT अपॉन MOB। FM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, MOB। FM जो है, FM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, MOB। ठीक है, तो ये हो गया। और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास को हम लिखते हैं स्मॉल आई से। और स्मॉल आई क्या होता है, इसको आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वांट हाफ फैक्टर। इसको बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या फार्मूला हो जाएगा, F अपॉन एम इक्वल टू आई, यानी F इक्वल टू एम इंटू आई, यानी फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आई। आई क्या है, यहाँ पे वांट हाफ फैक्टर है। तो ये रिलेशन हो गया आपका फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, F इक्वल टू एम इंटू आई। इससे आप
मोलैरिटी से फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी से मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, और जिससे आई का यूज करना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन इन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे है आपका 6 नंबर पीपीएम, वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम और मास ऑब्लिक वॉल्यूम। 6 नंबर पीपीएम, पीपीएम वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम। क्या फार्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम का? तो वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ml में है। लेकिन यहाँ पे ppm क्या है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में बहुत छोटी सी चीज, यानी इसको पार्ट पर मिलियन यानी 10 की पावर 6 से कर देंगे। परसेंटेज में आप 100 कर रहे थे, यहाँ पे 10 की पावर 6 कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका मॉस ऑब्लिक वॉल्यूम, तो अब जाएगा आपका मॉस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 की पावर 6। तो ये हो गई आपकी टर्म्स, आपकी कौन सी? टेम्परेचर डिपेंडेंट की, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपको बता दी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपको बाद में बताएंगे, पहले इस पे एक न्यूमेरिकल आपको हम करा रहे हैं यहाँ पे। चलिए एक न्यूमेरिकल कराते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 1.2 ग्राम of acetic acid is dissolved, 1.2 gram of acetic acid is dissolved in benzene to form 500 ml solution। 1.2 gram of acetic acid is dissolved in benzene to form 500 ml solution. Find out molarity and formality। ठीक, आपको मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों को निकालना है। यहाँ पे आपको हमने रिलेशन बताया था फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, ठीक है। तो अब जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम साइड में लिख लेते हैं। पहले आपको दिया गया है स्मॉल w, स्मॉल w आपको एसिटिक एसिड क्या है आपका सॉल्यूट, और सॉल्यूशन तक बन के तैयार हुआ 500 ml, और बेंजीन क्या हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट। स्मॉल w हो गया 1.2 ग्राम, ठीक है। फिर मोलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं m इक्वल टू W अपॉन m नॉट इंटू VL। m नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। m नॉट किसका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फार्मूला CH3COOH, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा? C 2 हो गए आपके 24, H हो गए 4 यानी 4, ऑक्सीजन हो गए आपके 32, ये आ जाएगा आपका 60, यानी m नॉट हो गया आपका 60, और वॉल्यूम हो गया VL 500 ml। इसको अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 0.5 लीटर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। W कितना है आपका? 60, सॉरी W है आपका 1.2 अपॉन 60, वॉल्यूम है आपका 0.5, पॉइंट हटा दीजिए, वही हो जाएगा 5, यानी 1/25। इसको आप लिख सकते हैं 0.04, मोलैरिटी हो गई 0.04 मोल पर लीटर। एक तो ये आंसर हो गया आपका। अब आता है आपका क्या? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बताने के लिए आपको कुछ हम चीजें बताते हैं यहाँ पे। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको किस में डिसॉल्व किया गया है? बेंजीन में, ठीक है। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसको वाटर में एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, H2O में डिसॉल्व करते हैं अगर, तो क्या होगा यहाँ पे? CH3COO माइनस और H प्लस। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं
CH3COOH को बेंजीन में C6H6 बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, डाइमर बना लेंगे। इसको बोलते हैं डाइमर, द्विलकीकरण। यानी स्ट्रक्चर ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये O, ये H, ये C, ये CH3, ये हो जाएगा ऊपर O सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल। यानी ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आपने क्या निकाला था 60। अब ये हो गया ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास यानी फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या हो जाएगा, फार्मूला मास इक्वल टू MT इनटू, अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो यानी MT इक्वल टू 2, और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 60 इंटू 2 यानी 120। फार्मूला मास कितना हो गया 120। और I का फार्मूला आपने यूज किया था, I इक्वल टू होता है MT अपॉन MOB, और MT कितना है आपका 60, MOB कहिए या MT कहिए, M नॉट कहिए, या ये हो गया आपका 60 अपॉन 120 यानी 1/2। अब I निकल आया, मोलैरिटी आपको पता है, अब आपको फॉर्मेलिटी निकालना है, तो फॉर्मेलिटी का आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू M मोलैरिटी इनटू I, और मोलैरिटी आपने कितनी निकाली 0.04, 0.04 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 0.02। ये हो गई फॉर्मेलिटी। आपको मोलैरिटी निकालनी थी और फॉर्मेलिटी निकालनी थी, तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में। ठीक है, बाकी के जो टर्म्स बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आपको बताएंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। ये हो गई आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट की। तो बस इतना ही रखते हैं।